Well, on the news hour tonight, the broader issue is this. At some point, it appears that India's politicians don't care about calamities because they don't identify with the human toll that it takes, and hence they want to give photocopy replies when incidents like this happen and move on. Before I go into our panel, I want to go straight across to Shri Ramesh Pokhriyal Nishank, who was Chief Minister of Uttarakhand for a period of 808 days between June 2009 and September 2011. Mr. Nishank, can you hear me? This is Arnab Goswami here. जी 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 मैं सुन रहा हूं। निशांक जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आप जब सरकार में थे तो आपने जो किया उस पर फोकस अभी आ रहा है। तो मेरे पास जो कागजात हैं उससे पता चलता है कि 2011 में आपने बड़ी कड़ी तौर से एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का प्रपोजल था कि भागीरथी नदी के पास सारा जो इलाका है इसको इको सेंसिटिव जोन किया जाए। आपने इसको अपोज किया। क्या आपको लगता है कि आपने गलती की? क्या आपको लगता है कि आज आपको उस जगह के नागरिकों को और भारत के सारे जो दर्शक हैं हमारे, उनको आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने ऐसा पोजीशन लिया? ऐसी गलती आपने क्यों की निशांक जी? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो प्रस्ताव आपके पास है इसका थोड़ा सा अध्ययन करिए आप। और दूसरी बात ये कि जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वो क्षेत्र दूसरा क्षेत्र है जहां की ये इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल उसको जोन को घोषित करने से ये पर्यावरण संशोधित नहीं हो सकता। इसकी कीमत पर कि पर्वतीय क्षेत्र में सब काम बंद कर दिए जाए, यहाँ पेयजल भी उपलब्ध न हो, रास्ता न उपलब्ध हो। तो मैंने तब भी प्रधानमंत्री जी से और जयराम रमेश जी से बात की थी कि पहले एक बार अध्ययन तो कर लीजिए। आप 60 से लेकर 70% इस पूरे उत्तराखंड में वन क्षेत्र है। 30% ही क्षेत्र ऐसा है जिसमें मकान है, दुकान है, शहर है, गांव है। पोखरियाल जी, आप यदि इस 30% क्षेत्र को भी प्रतिबंधित करना चाहते हैं तो क्या आप इस बात का प्रस्ताव, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए ना। आपने एक सवाल उठाया है तो आपने सवाल उठाया है तो विषय इस बात का आप पूरा सुन लीजिए। आप बात समझिए। आप ऐसी बात ना कहें, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि बिना अध्ययन किए मैं किसी भी बात को उठाता नहीं। नहीं गलत। आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, यदि मैंने हिमनद प्राधिकरण की बात की थी, आप गुस्सा यदि मैंने ग्रीन बोनस की बात की थी, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आप दोनों बातों को मत जोड़िए ना। मेरी भी तो बात आपको पता होना चाहिए कि इको सेंसिटिव जोन्स जो है वो डेवलपमेंट को अलाउ करते हैं रेगुलेटेड मैनर पर। आप चाहते हैं कि अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। और इससे मैं प्रोफेसर महाराज पंडित है इधर, वो आपसे सीधा इस पर जवाब देना चाहेंगे। प्रोफेसर वुड यू लाइक टू रिप्लाई टू द पॉइंट दैट इज मेड? आप हिंदी में ही उन्हें कह दीजिए प्लीज। पोखरियाल जी, एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए प्लीज। पहला सुनिए पोखरियाल जी, आप सुन लीजिए प्लीज। प्रोफेसर जी, मैं दूसरी जगह नहीं ले जा रहा, जहां ले जाना चाहिए इस मामले को वहां ले जा रहा हूं। महाराज, प्रोफेसर महाराज, पहली तो यही बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि उत्तराखंड में या पूरे हिमालय में 60 से 70% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। ये एक दिस इज ए मिसप्लेस्ड नोशन। इसको हमने 2007 में बंक किया था। ये सारा गलत है। दूसरी बात यह है कि जिसको फॉरेस्ट कवर कहते हैं कि फॉरेस्ट हैं, वो फॉरेस्ट लैंड है। उसमें फॉरेस्ट है कि नहीं है वो अलग बात है। उसमें पत्थर हो सकते हैं, क्योंकि नदियों के जो साथ में जो एरिया है जिसमें बोल्डर्स पड़े रहते हैं वो भी फॉरेस्ट के अंडर है। ठीक है, तो जब इसका एरिया मापा जाता है तो उसमें कहते हैं कि चलो ये भी दिस इज ऑल्सो फॉरेस्ट, बट दैट इज दोज आर टेक्निकल थिंग्स। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। आई डोंट थिंक इट्स Himalaya has been continuously deforested since British Raj. I have been saying it and it continues till date. पोखरियाल जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि 2 चिट्ठियां मिली हैं। एक चिट्ठी है जनवरी 2010 का और दूसरा चिट्ठी है जून 2011 में, जिसमें बार आपको सरकार दिल्ली से कहा जा रहा था कि मिस्टर रमेश पोखरियाल, why don't you act against the illegal riverbed sand mining mafia? आप माफिया के खिलाफ
क्यों काम नहीं करते? और उस वक्त देयर वर लॉट्स ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स आल्सो which talked about how the mafia was going on. तो मिस्टर पोखरियाल, were you scared? क्या आप डरते थे इलीगल माइनिंग माफिया के खिलाफ आप कुछ काम करेंगे तो ये माइनिंग माफिया आपके खिलाफ हो जाएगी? आप क्या उनसे डरते थे पोखरियाल जी? आप इस बात को आप फिर गलत तरीके से ले जा रहे हैं। मैं हमेशा माफिया के खिलाफ रहा हूं। आप गलत पत्र का, जयराम रमेश का कोई इस तरीके का पत्र मेरे पास नहीं आया है। जयराम रमेश जी मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, लेकिन आप गलत तरीके से जयराम रमेश का नाम भी नहीं लिया, उठा रहे हैं। मैंने तो जयराम रमेश का नाम भी नहीं लिया। आप फिर उस बात को लेकर मगर एक चिट्ठी है जिसमें कहा गया है that it is unfortunate that in spite of my repeated request no effective action appears to have been taken by the state government to stop illegal riverbed sand mining. सारी चीजों को जाने बिना आप जिस लाइन पर इस बात को ले जा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। आपने ये तो विषय ही नहीं उठा था। मैंने तो सबसे पहले वहां की परियोजनाओं को बंद किया था ना। मैंने तो प्रधानमंत्री जी से मिलकर के जो जल विद्युत परियोजनाएं थी उनको मैंने कहा 2000 मेगावाट उत्तराखंड को फ्री कर दीजिए, ताकि हम अपने इन जल विद्युत परियोजनाओं को भी, जो आप कह रहे हैं कि डैम नहीं बनना चाहिए, चलिए हम देश के पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से ये आहुति भी देंगे। उत्तराखंड का जल, जंगल और जमीन ये देश के काम आता है। औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति सेना में भर्ती होकर मैं हैरान हो रहा हूं, और यहाँ का मैं हैरान हो रहा हूं पोखरियाल जी किलोमीटर लंबी नदियां, ये पानी भी देश के काम आता है। बिल्कुल हैरान हूं पोखरियाल जी कि आज आप ये भी मानने को शायद तैयार नहीं होंगे कि 2009 में आप जब मुख्यमंत्री बने थे, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मिस्टर पोखरियाल, आर यू स्टिल देयर? मिस्टर पोखरियाल, आर यू स्टिल देयर? Because you became chief minister on the 24th of June 2009, right? And there was a CAG report. CAG report में कह दिया था कि ये प्रोजेक्ट्स प्लान नहीं हो रहे ठीक तरीके से और फ्लैश फ्लड्स होने वाले हैं इसके कारण। क्या आपको इसके बारे में भी कुछ पता नहीं था? बताइए मुझे। आपको मालूम, आपको Did you not know about the CAG report also? को चिट्ठी लिखी, आपको शायद ये मालूम नहीं। मैं आपको सूचना दे दूं कि मैंने स्वयं प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, और ये चिट्ठी लिखी कि ये पर्यावरण के संशोधन की दृष्टि से आप ये करिए, लेकिन उत्तराखंड के गांव अंधेरे में नहीं रहने चाहिए, यहाँ के उद्योग भागने नहीं चाहिए। यहाँ को 2000 मेगावाट बिजली, ये जयराम रमेश जी जब हरिद्वार में आए थे तब उन्होंने हमसे सहमत हुई थी कि आपकी बात से हम सहमत हैं, 2000 मेगावाट बिजली उत्तराखंड को फ्री। आपने तो इतना तक कह दिया था, और मैंने स्वयं अपने हाथ से चिट्ठी लिखी थी। आपने तो इतना तक कह दिया था पोखरियाल जी, शायद आपको याद नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कई लोग मर चुके हैं, ये भी सही बात है, लेकिन आपने उस समय ये भी कहा था अपने चिट्ठी में 600 मेगावाट बिजली वो चालू रह जाए, ये भी कहा था। आप मेरी बात सुनिए। यू नो व्हाट यू सेड मिस्टर पोखरियाल? यू सेड दिस इज अ रीजन नेक्स्ट टू चाइना एंड दिस इज अ सेंसिटिव एरिया। आपने कहा कि चाइना के साथ बहुत सेंसिटिव एरिया है और हमारे इस एरिया में लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो जाने चाहिए। और आपने यू यूज द पीपल मिस्टर पोखरियाल, आई एम सॉरी टू से दिस, यू शॉट ऑफ द शोल्डर्स ऑफ द पीपल मिस्टर पोखरियाल, एंड आई डोंट थिंक इट इज राइट फॉर यू टू हैव डन दैट। शाजिया इल्मी कुछ कहना चाहती है आपको आम आदमी पार्टी से, प्लीज शाजिया गो अहेड। पोखरियाल जी, आपको जरा से भी आपको लगता नहीं थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस बात की कि जो कुछ भी नीतियां आप बनाने के लिए हैं वहां पे, और वही बात आपने कही थी जो अब बहुगुना जी कह रहे हैं, तो आपको लगता है थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे कि अगर आपने पर्यावरण की भी फिक्र उतनी की होती जितनी विकास की बात आपने की थी, तो शायद इस तरह की हालत नहीं होती। और मेरा दूसरा सवाल, ये जो पूरी मिथ्या बना रखी है आपने कि विकास अलग है, पर्यावरण का ख्याल रखना अलग है, ये झूठ मूठ का बिल्कुल ही मायोपिक और सिंपलिस्टिक। हिमनद प्राधिकरण का गठन करने का जो लक्ष्य था वो उसी बात है। हिमनद प्राधिकरण देश का क्या दुनिया का पहला प्राधिकरण हमने गठित इसीलिए किया पोखरियाल जी। और जो पोखरियाल जी, अभी आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, और वो इस पर्यावरण को संरक्षण की ही दिशा में। पोखरियाल जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम में इधर आए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक तरह से मीडिया और लोगों की नजर भी नहीं थी कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। अभी तो काफी नजर होगी, पुरानी चीजें निकाली जाएंगी, पता किया जाएगा किसने क्या किया, और मुझे लगता है कि सारे चीज की एक सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए।
इतने हर चीज की सीबीआई इंक्वायरी होती है, तो इस चीज की भी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए अच्छी बात कि ये सब कैसे हो गया इतने दिनों। बहुत अच्छी बात है ये, और मैं जानता हूं कि आप भी इसको समर्थन करेंगे। तो रमेश पोखरियाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for joining me. Let me now introduce the other members of our panel. Nalin Kohli of the BJP, Tehseen Poonawalla of the Congress Party, Rajesh Kalra, Chief Editor of Times Internet, one of India's best known bloggers, and Chetan Bhagat, well-known author. I think the bigger question is this, and I'd like to start with you, Chetan. There seems to be a sense of indifference towards tragedy. We are immune to tragedy in India, as long as it does not hit us. In any other country, such a calamity would have happened. You would have expected a different response, not a diffident response. Chetan. Yeah, I agree. I mean, first of all, Arnab, I think it's sad and unfortunate that we have to debate this right in the middle of the tragedy. But unfortunately, 3-4 days is all we'll get to give attention on this issue. So we have to do it. I think I'm going to say something. I'm going to come to the politicians. But I think somewhere down the line, I want to just make one very important point that people haven't made. You know, it is part of our Hindu culture. Whenever we go to a pilgrimage, I've seen it happen, and I'm sure you have your relatives who say this, that whenever we get bad infrastructure, bad roads, bad arrangements, we say, you know, God is testing us. And we feel it's okay. You know, it's like jitna mushkil ho raha hai, utna अच्छा है. And कष्ट दो अपने आप को, and therefore we let a lot of people get away with doing a sloppy job. These are our holiest sites. There is no religion in the world which treats their holiest sites like we do. I love Hindu religion. I like the fact that I can suggest improvements, and it's a great religion that way. But we are treating these sites, whether you go to Banaras, Mathura, there is a lot of filth, lack of hygiene, and this is just unbelievable. This is the Char Dham Yatra, and anybody who goes there has a harrowing experience because the infrastructure was poor, and today it's gone this because we have tolerated this. We tolerate it, we think it's okay. We think it's getting us closer to God, and today when all this happens, then all of a sudden we become scientific and we are talking and we're getting professors there and listening to them. We never listened to them before. Now coming to the politicians, it is unbelievable how the country has become. I mean, it's not development versus environment. Totally. Both can coexist. They do exist. Some things tonight. And I think it's just unbelievable how little we value human life. I mean, just because we know the kind of contractors that are appointed by the government, and we know that it's only in a disaster we see that they all did a shoddy job, and in 3-4 days we'll forget it. But ultimately, you know, it is these people who control lives of so many people, and they just are sitting there pointing blame. I pray to you guys, don't make it a Congress BJP thing today in the debate. It'll upset a lot of people if you start pointing fingers. It is a human tragedy, and we need. there is no Congress, there is no BJP, there is India, and India is suffering. मैं ऐसे